नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा है जी। लेकिन हमने बस इंट्रोडक्शन की थी, उसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात की थी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमने देखा था। तो अगर आपको बेसिक ये सब नॉलेज है तो लेक्चर नंबर 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल हो सकता है डाउन हो, क्योंकि गले में स्ट्रेच आ गया है वर्कआउट करते समय। तो फिर भी प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि हम अपने उसी स्पीड को, उसी एनर्जी को बरकरार रखें। यूनिट वेक्टर्स जब हम देखते हैं, थोड़ा सा आज का लेक्चर थोड़ा सा स्पीड अप मैं करूंगा, क्योंकि कमेंट्स में भरते हुए मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं कि वन शॉट कराइए, इतना डिटेल में मत जाइए, इतना धीरे धीरे मत पढ़ाइए। ठीक है जी, कोई नहीं, लेकिन मुझे हर एक स्टूडेंट को लेकर चलना है, ताकि आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी आप पकड़ सकें, और सब कुछ आता है ये तो स्पीड कर लीजिए उतना धीरे आपको लग रहा है। तो मैं अपने स्पीड से चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड अप किया जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? यूनिट मतलब एक, मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपको हरदम तक कंफ्यूजन रहता है, सबको रहता है, लेकिन उसे याद कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि यूनिट वेक्टर्स ही डायरेक्शंस होते हैं। यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन होता है। अब ये समझने से पहले अब ये समझिए, आपको शायद पता हो कि हमारे ब्रह्मांड में जो है वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होता है। कौन सा जी? ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हर एक एक्सिस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, या इस तरीके से जेड एक्सिस हो। इसे हम बना नहीं सकते तो इधर हम दे देते हैं जेड एक्सिस हो। ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर पैरेलल हो, 90 डिग्री पर होता है जी, परपेंडिकुलर होता है जी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये बात तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यूनिट वेक्टर्स क्या है? तो मान लीजिए सिंपल सा कि एक ये पॉइंट है 2, 3, 4। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि ये कोई पॉइंट है 2, 3, 4। अब मैंने क्या किया कि यहां से यहां इस पॉइंट पर मुझे अगर पहुंचना है, इस पॉइंट पर मुझे पहुंचना है, तो एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बनाता हूं? मैं कहता हूं कि 2 आप चलिए पॉजिटिव एक्सिस में, आप 2 यूनिट भाई पॉजिटिव एक्सिस में चल लो। उसके बाद क्या करिए, आप 3 यूनिट पॉजिटिव वाई एक्सिस में चल लीजिए। उसके बाद 4 यूनिट आप क्या करिए, पॉजिटिव जेड में चल लीजिए। आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मान कर ही चलिए कि फिजिक्स अगर मैथमेटिक्स को फॉलो करने लग जाए तो वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स कहलाएगा, क्योंकि वेक्टर्स एक अलग मैथमेटिक्स ही है। तो इसमें +x +y +z मतलब अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, इतना लिखना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा ही टाइम टेकिंग होता है। उसीलिए हम क्या करते हैं कि हर एक यूनिट एक्स एक्सिस में जो चला, मतलब हर एक कदम जो बंदा एक्स एक्सिस में चल रहा है, उसको हम एक नाम दे देंगे आई कैप। ठीक है, क्या हम नाम दे देंगे जी? मतलब हर एक कदम जो एक्स एक्सिस में चला गया उसको हम आई कैप नाम दे देंगे, आई कैप। एक कदम आई कैप, हर एक कदम आई कैप, हर एक कदम आई कैप। आई बात समझ में? आई बात समझ में? उसी तरीके से हर एक कदम अगर कोई वाई एक्सिस में चल रहा है, हर एक कदम अगर कोई वाई एक्सिस में चल रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे जे कैप। हर एक कदम वाई एक्सिस में हम नाम दे देंगे जे कैप। अब ये बस नाम है जी, और कुछ नहीं है, सिर्फ नाम। ठीक है, और हर एक कदम जो जेड एक्सिस में चले उसका हमने नाम दे दिया है के कैप। हर एक कदम जो कोई जेड एक्सिस में चले उसका हमने नाम दे दिया के कैप। क्लियर है बात? तो आज से अभी से कॉपी में लिखिए, मैं इसे फिर से नहीं कहूंगा, कॉपी में लिखिए कि आई कैप मतलब क्या हुआ, एक कदम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और उसी तरीके से माइनस आई कैप अगर कोई कह दे, मतलब एक कदम अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर माइनस आई कैप, एक माइनस आई कैप मतलब 2। अब इस तरीके से अगर किसी ने लिखा है तो ये क्या हो गया कि 2 कदम अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये आपको समझ में, छोड़िए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सिंपल सी बात है यार, आई कैप मतलब एक कदम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन। जे कैप मतलब एक कदम अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस मतलब उल्टा डायरेक्शन। वैसे ही ये, वैसे ही वो। बात क्लियर हुई? ओके जी, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? एकदम क्लियर हो गई भाई। अच्छा, हम थे यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर क्या है? तो यही यूनिट वेक्टर आर द वेक्टर्स जिसका जो मैग्नीट्यूड हो, जिसका जो मैग्नीट्यूड हो 1 हो जाए, वो 1 हो जाए। सिंपल सी बात। वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी, हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी कह लीजिए, या फिर यूनिट 1 कह लीजिए, वही है जी मैग्नीट्यूड। यूनिटी मतलब एक यूनिट का मैग्नीट्यूड उसका है। मतलब मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर, अब इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो क्या है जी? यूनिट वेक्टर है। सिंपल सी बात। यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन। कैसे मैं कह रहा हूं, अब देखिए,
कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आपको आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी छोटी हैं। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं जी, देखिए समझा जाए। यूनिट वेक्टर्स मैंने कहा कि आई कैप क्या होता है, एक कदम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मॉड ऑफ आई कैप बराबर हो मॉड ऑफ जे कैप बराबर है मॉड ऑफ के कैप, और ये बराबर है मॉड ऑफ माइनस आई कैप, ये बराबर है मॉड ऑफ माइनस जे कैप, ये बराबर है मॉड ऑफ माइनस के कैप। पहले तो ये बताइए किस किस को ये समझ में आया। इसका सिंपल अर्थात इसका यही है कि मॉड ऑफ आई कैप का मतलब क्या हुआ कि उसने कितना यूनिट चला। आई कैप का मतलब क्या होता है, एक कदम अलोंग पॉजिटिव एक्स, एक कदम अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया। जे कैप भी वही होता है, एक कदम अलोंग पॉजिटिव वाई, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया जी। कि यही वही माइनस के लिए हमने मॉड लगाया था जी। बात समझ में आ गई आपको? मतलब सबका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ये कॉपी में नोट करिए जल्दी से, ये पहले आप कॉपी में नोट करिए जल्दी से। लेकिन मैं अगर कहूं कि क्या आई कैप बराबर है जे कैप, तो एकदम नहीं। क्या ये बराबर है के कैप, एकदम नहीं। क्या ये बराबर है माइनस आई कैप, एकदम नहीं, सो ऑन। समझे क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भले इनका सेम है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब अगर ये एक डायरेक्शन और बस ये एक डायरेक्शन, भले इनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन इसका इधर है, इसका इधर है, ये दोनों ही डिफरेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये भी लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से। ये बात तो क्लियर हो गई ना? हाँ जी। तो मैंने यूनिट वेक्टर क्या कहा था कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वही तो यूनिट वेक्टर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव एक्स, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव वाई, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव जेड, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग नेगेटिव एक्स, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई जी। तो यूनिट वेक्टर आर द मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी एंड विद अ फिक्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 होगा और एक फिक्स डायरेक्शन होगा। ये एडअप मैंने किया अभी। बस यही दो चीजें हैं यूनिट वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन कर देती हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक फिक्स डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर। बात खत्म यार, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। अब सवाल आया कि यार हमारे पास तो डायरेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे बहुत सारे हो सकते हैं? एक तो हमने एक्स एक्सिस सुना है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। आपने सुना है यही 3 बस डायरेक्शंस, लेकिन वास्तव में इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं। वास्तव में इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत। लेकिन उनमें से सिर्फ हमने 3 ठो, सिर्फ हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को लिया और इन्हीं को आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और वहीं बस पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो इन्हीं 3 कोऑर्डिनेट्स पर चलती है। अगर ये कोई पॉइंट है तो मैंने एक्स में चला, वाई में चला और जेड में चला, इस पॉइंट में। मतलब हमारी दुनिया 3D में है जी। तो इसमें हमें मैक्सिमम इन्हीं 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शंस हमारे पास यही 3 है। डायरेक्शन तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। डायरेक्शंस आर इनफाइनाइट। और मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन होता है। ओके, सॉरी, ओके। और मैंने कहा यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन होता है। इसका मतलब अगर डायरेक्शंस इनफाइनाइट हैं तो यूनिट वेक्टर्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन पढ़ते हैं हम कौन से भाई? ये हम पढ़ते हैं जी आई कैप, जे कैप, के कैप। क्यों? क्योंकि यही हमारे काम के हैं। बात क्लियर हुई? बात क्लियर होगी जी? अच्छा, यूनिट वेक्टर्स में ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर में बेसिकली क्या है कि पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही है कि पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर इज द पोजीशन, इज द, ये डेफिनेशन लिखने में क्या है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। सिंपल सी बात, किसी पार्टिकल का ओरिजिन से अगर हम पोजीशन ले रहे हैं और उसको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में अगर हमने ले लिया तो वो पोजीशन वेक्टर है। सिंपल सी बात। जैसे हमने एक लिया पॉइंट, मान लीजिए यहां पर 2, 3, 4, ये पॉइंट है जी। ये क्या है जी? ओरिजिन है 0, 0, 0।
मतलब ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, दूरी नहीं, ओरिजिन से ये पॉइंट तक का जो पोजीशन है, उसी पोजीशन को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है ना। हाँ, तो मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो मैथमेटिकली मैं क्या कहता हूं कि 2 यूनिट चलिए पॉजिटिव एक्स में, 3 यूनिट चलिए पॉजिटिव वाई में, 4 यूनिट चलिए पॉजिटिव जेड में। लेकिन अगर मुझे इसे आई कैप जे कैप के फॉर्म में लेना है, क्योंकि फिजिक्स में अब आई कैप जे कैप ही रहेगा, तो इसे मैं कहूंगा कि आप 2 यूनिट चलिए आई कैप में, उसके बाद 3 यूनिट चलिए जे कैप में, और उसके बाद 4 यूनिट चलिए के कैप में। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर। इसको नाम दीजिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, मतलब दिस इज द ओ ए वेक्टर एंड इज द पोजीशन वेक्टर। समझ में आई बात? यही है पोजीशन वेक्टर। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया? समझ में ये नहीं आया कि कुछ समझ में ये आया कि ये पॉइंट है जी इनिशियल पॉइंट। क्या है बताया था आपको? क्या बताया था जी? इनिशियल पॉइंट। कोई वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका इनिशियल पॉइंट, ये उसका फाइनल पॉइंट, इसी को टेल, इसी को हेड बोल देते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट जिसके ऊपर हो वही इनिशियल पॉइंट होगा। और ये फाइनल पॉइंट है जी, क्या है? फाइनल पॉइंट। और ये फाइनल पॉइंट जिसके ऊपर हो वही आपका फाइनल पॉइंट है। मतलब 0 से लेके ए तक जा रहा है, ओ से लेके ए तक जा रहा है। ये जो वेक्टर है वो ओ से ए तक, मतलब ओरिजिन से ए तक जा रहा है, मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर है। अगर आप 2 यूनिट आई कैप में चलेंगे इस तरीके से, फिर 3 यूनिट जे कैप में चलेंगे इस तरीके से, फिर 4 यूनिट के कैप में चलेंगे, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। दिस इज द सिंपल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। सिंपल सी बात, क्लियर है? अब देखिए, अब देखिए जी, यूनिट वेक्टर जो है, इसको मैंने कह दिया कि ओ ए वेक्टर क्या हो गया जी? ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये रब कर रहा हूं, अभी बोर्ड छोटा है, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें आप। इतना बस लिखा जाए, ओ ए वेक्टर। ठीक है, इसको मैं छोटा सा बना लेता हूं कि ये जो है, ये है जी 2 3 4। ठीक है, ये ओ है, ये ओ है। तो कोई भी वेक्टर, अगर मान लीजिए मुझे इसके कोई भी वेक्टर बना होता है इसी चीज़ से, बताइए बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही? पहले ये बताइए भाई, ये बताइए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी वेक्टर बना होता है, उसके मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के डायरेक्शन के मल्टीप्लिकेशन से कोई भी वेक्टर बना होता है। तो ये जो वेक्टर है, इसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड है और उसके अंदर उसका डायरेक्शन है। अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस ओ ए वेक्टर का। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैंने अगर दिमाग लगाया तो मैंने पाया कि अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि मैग्नीट्यूड निकलता है उसके लेंथ से। लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, और जो उसका एरो है वो उसका डायरेक्शन बताएगा। तो अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो मैं सिंपली इसका लेंथ निकाल लूंगा। क्लियर है भाई? अब ये निकालने के लिए हमारे गणित में एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। बेसिकली यहां से लेके यहां तक अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में रख के, तब तो आराम से हो जाएगा जी। और यही हमने क्लास 10 में पढ़ा था, आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला है जी। अब इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आपको नहीं पता तो, और अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ पर जान जाइए, क्या दिक्कत है? मुझे भी नहीं पता होगा तो मैं जान गया भाई, क्या दिक्कत है? चलिए, अब यहां पर बात है कि ये है 0 0 0, तो x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है। सिंपल सी बात। तो ये वेक्टर क्या मैं नहीं निकाल सकता? इसका मैग्नीट्यूड क्या मैं नहीं निकाल सकता? बताइए भाई। तो अंडर रूट ऑफ x2 मतलब 2 माइनस 0 मतलब 2 ही हो गया, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 3 माइनस 0 क्या हो गया? 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस y माइनस 0 क्या हो गया? y हो गया, यानी 4 का स्क्वायर। तो बेसिकली आंसर आपका क्या हो गया? 29 आ गया, रूट 29। बोलिए, रूट 29 आया ना जी। 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी जी। मैग्नीट्यूड इसका क्या है? 29 है। अब बात आई कि यहां से मुझे अगर इसका डायरेक्शन पता करना है तो अगर मुझे डायरेक्शन पता करना है किसी वेक्टर का, तो सिंपली मैं क्या करूंगा?
उस वेक्टर को मैं डिवाइड कर दूंगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ। सिंपल सी बात, यही उसका डायरेक्शन मुझे बताएगा। तो OA वेक्टर क्या है जी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और उसका मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने निकाला √29, और ये हमारा क्या आ गया जी, इसका डायरेक्शन आ गया। ये है पोजीशन वेक्टर का पूरा कुंडली, पूरी कुंडली मैंने इसकी खोल दी। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं जी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, so it is the position of a particle from the definition, the position of a particle, position of a point from another point, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। कैसे, देखिए ये मान लीजिए कोई पॉइंट है 1,1,1, और ये कोई मान लीजिए पॉइंट है 2,3,4, मानना है भाई। अब कोई कोऑर्डिनेट निकालना बैठ जाए तो अलग बात है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर जो चेंज हुआ, कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। ठीक, x2 - x1 ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। मोशन इन 1D में पढ़ा होगा आपने, आगे हम पढ़ाएंगे भी मोशन इन 1D आप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या हुआ कि चेंज इन पोजीशन कितना हुआ जी, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसी एक पॉइंट से, तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कितना पोजीशन है, वही जी है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा सिंपल ये बताइए कि उस पार्टिकल ने पॉजिटिव x में अलोंग पॉजिटिव x कितना घूमा, आप बताइए, मुझे बताइए लाइव में, वो पार्टिकल पॉजिटिव x में कितना गया? क्या जवाब आएगा आपका? 1 गया। बताइए पहले, ये क्लियर हुई कि नहीं बात? क्यों भाई, ये 1 है और ये 2 है मान लीजिए, तो कितना गया? 2 - 1 ही तो गया, 2 - 1। अगर मैंने आपसे पूछा कि अलोंग y कितना गया, वो अलोंग y कितना गया वो, तो 3 - 1 2 ही तो गया ना। कॉमन सेंस लगाइए ना अपना। अलोंग y वो कितना गया? अरे भाई अलोंग x वो गया 1, क्योंकि वो यहां पर था। अब आप जोड़ने लग जाएंगे कि कोई कहेगा कि 3 पे था, कोई एक कमेंट करेगा कि 3 चला वो। अरे यार मैं ओरिजिन से थोड़ी नाप रहा हूं, मैं नाप रहा हूं कि ये पॉइंट है 10 और ये पॉइंट है 15, पार्टिकल कितना चला? 5 तो चला, 25 थोड़ी चल गया भाई। तो ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, तो कितना चला भाई? 2 - 1 ही चला, बात खत्म यार। अलोंग y कितना चला? 2 चला। और अलोंग z कितना चला बताइए भाई? अलोंग पॉजिटिव z कितना चला? 1 से 4 मतलब 3। यही तो चेंज आया, यही तो चेंज आया। इस पॉइंट को मैं a मान लूं, इस पॉइंट को मैं b मान लूं, तो ए बी वेक्टर क्या होगा बताना? a क्या है? इनिशियल पॉइंट, b क्या है? फाइनल पॉइंट। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बताना भाई? तो वो पार्टिकल अलोंग x कितना चला? 1, तो इसे ले लीजिए i कैप, 1 i कैप भी लिख सकते हैं। अलोंग y कितना चला? 2, तो 2j कैप और 3k कैप। बात क्लियर हुई? ये हो गया ए बी वेक्टर। यही मतलब आप i कैप, 2j कैप और 3k कैप चढ़ेंगे तो ये का डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे, यहां से लेके यहां पर, इस पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो इतना चलेंगे तो इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपसे कहा कि इसका भाई मैग्नीट्यूड बताइए, इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो अभी अभी मैं बताया था, क्या बताया था जी बताइए? अभी अभी मैं बताया था सिंपल, अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर x2 क्या है? 2 माइनस x1 क्या है? 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 ही आना है, प्लस 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस z2 - z1 मतलब 3 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि आंसर आपका 29 आएगा। एक सेकंड 9 + 4 नहीं जी, ठीक है, तो 4 + 1 5 + 9 तो √14 आएगा जी। क्लियर है बात? बात क्लियर है ना? हाँ, सिंपल सी बात, ठीक है। यहां तक तो हमें क्लियर हो गया जी। अब बात करने कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस ए बी वेक्टर का मुझे डायरेक्शन पता करना है कि इस ए बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा।
तो मैंने बताया था कि किसी की डायरेक्शन निकालने के लिए उस वेक्टर को सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड के साथ। उसका वेक्टर क्या है जी लिखिए, और डिवाइड कर दिए उसका मैग्नीट्यूड, अभी मैंने निकाला था, कमेंट करके आंसर लिखिए JMG के साथ। कंप्लीट वेक्टर्स की कसम है, अगर आपने नहीं लिखा तो टाइम स्टैम्प के साथ लिखना है, ठीक है जी। चलिए भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्लियर हो गया। तो यार सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, पोजीशन वेक्टर हो, मेन क्या है वो वेक्टर कैसे निकलेगा, आपने कितना चला पॉजिटिव x वो i कैप में आप चलोगे, और कितने चले आप पॉजिटिव y j कैप में चलोगे, और कितना चला आपने z में वो आप k कैप में चलोगे, सिंपल सी बात। और अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x2 - x1 + y2 - y1 अंडर रूट में सब कुछ रहेगा। और अगर आपको उस वेक्टर का अगर डायरेक्शन जानना है तो डिवाइड कर दीजिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अभी अभी हमने बात किया था कि OA वेक्टर क्या है जी, पीछे मैंने बताया था ना, इससे पहले वाले में क्या बताया था, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो ये 2, 3, 4 बताया था। तो ये क्या आया था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यही आया था ना जी, कहा था। इसका मैंने बताया था कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कितना आ रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कितना आ रहा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √29। अभी आपको बताया था, ध्यान रखिए, अभी बताया था ना, डायरेक्शन ये आएगा, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड यही है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे, यही आएगा, चेक कर लीजिए। अभी हम वही बात किया था। मैंने आपसे बोला कि यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन है, मैंने आपसे बोला यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन है, ये भी तो डायरेक्शन है, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है, जी हाँ, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन मतलब ये यूनिट वेक्टर, प्रूव इट। तो सिंपल सी बात है ना जी, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, वो 1 ही आएगा। आइए देखते हैं कैसे। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, नहीं तो हार्ड फेल होने लगेगा कितने लोगों का। इसको 2/√29 i कैप लिख सकते हैं जी, इसको हम 3/√29 j कैप लिख सकते हैं, और इसको हम 4/√29 k कैप हम लिख ही सकते हैं जी। थोड़ा सा मैं इंक भर लेता हूँ, वीडियो को स्टॉप करना होगा या फिर इसे ख़त्म ही कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर सिंपली करना है। तो इसका जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपका x1 तो 0 ही है, होल स्क्वायर करिए, ये आ गया जी होल स्क्वायर के साथ। फिर मैं पाऊंगा कि ये आ गया 4/29, ये आ गया 9/29, और ये आ गया 16/29। फिर मैंने पाया कि ये 29/29 मतलब 1 आ गया जी। चलिए जी, थोड़ा सा हम इंक अपना भर लेते हैं, 2 मिनट की बात है। चलिए। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम टीज, हमें किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बता दिया गया है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, 3i कैप प्लस 4t² j कैप, ठीक है, माइनस t³ k कैप, ठीक है जी, बहुत सही। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूनिट टाइम इंटरवल, मतलब t = 1 सेकेंड से जब वो पार्टिकल t = 3 सेकेंड पर पहुंचेगा, 3 सेकेंड है ना जी, हाँ, तो इतने दूरी में, इतने समय में जब वो पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बता देगा भाई। अब इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या पार्टिकल मूव कर रहा है, जी हाँ, क्वेश्चन में दे दिया कि पार्टिकल मूव करता हुआ जा रहा है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट बताना है 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक, क्या नहीं बता दूंगा मैं, एकदम बताऊंगा। कैसे, मैं पुट करूंगा टाइम बराबर 1 सेकंड और उसे मान लूंगा कि ये है पी वेक्टर, मान लिया जाए ना। अब पपीता ले लो, खरबूजा ले लो, जो भी नाम डाल देना आप डालिए। तो मैं इसे बता दिया कि भाई 1 सेकंड पर ये क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही है जी, बहुत सही। फिर मैं बात करूंगा, मैंने लिख लिया कि t = 1 सेकंड पर ये इतना है जी। अब मैंने बात किया कि इसको मान लिया q वेक्टर, मैंने मान लिया इसे जब t बराबर हमारा 3 सेकंड है, ठीक है, 3 सेकंड है तो मैंने इसको q मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस
अब ये 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 यानी 36 जे कैप माइनस टी क्यूब मतलब 27 के कैप है। ये बात क्लियर हुई? पहले तो ये क्लियर हुआ। हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट इसका, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब जब वो 1 सेकंड से 3 सेकंड पर गया। बोलो क्लियर? बहुत सही। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेक्टर का, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बताना है जी। वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल आप करते हैं। नहीं बताया तो आप जान जाइए भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है जी? ये है माइनस इनिशियल करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल सी बात, इतना सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब ये हुआ कि 3i कैप माइनस 3i कैप हमें करना है, प्लस 4j कैप माइनस 36j कैप हमें करना है, और माइनस k कैप, सॉरी, और फिर माइनस करना है k कैप माइनस 27 k कैप जी। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? एकदम। ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ क्लास 8 में क्या होता है। क्लास 8 में होता ये है ना कि दो चीज़ों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे एक लाइन खींचते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो नीचे वाले का जो साइन है वो हम बदल देते हैं। तो इसका हम साइन बदलेंगे तो ये कट हो जाएगा, फिर ये कट होगा, ये हो जाएगा माइनस 32j कैप, फिर ये हो जाएगा, अरे यार फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, मतलब ये ऊपर रहेगा जी 3i कैप प्लस 36j कैप माइनस 27k कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अभी सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 32j कैप माइनस 26k कैप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम 32j कैप माइनस 26k कैप आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर साइन बदल दीजिए, देखिए आराम से, क्लियर है? ये नहीं करना, ये मैंने फाइनल माइनस इनिशियल नहीं किया, यहाँ पर है फाइनल माइनस इनिशियल आपको कर देना है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में मेरा भी हो गया, दिमाग गर्दन की तरफ है लेकिन आंखें इधर देख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन है जी सिंपल सी। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा हमने आपको बोला था कि वेक्टर जब ऐड होंगे, कि जब यहाँ पर वेक्टर जब ऐड होंगे तो 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन बराबर 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। यहाँ पर अलग मैथमेटिक्स लगती है और उस मैथमेटिक्स के प्रारंभ करने में सबसे पहला जो लॉ आता है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बिजली भी गरज रही है भाई, आर्यन ने गलती कर दी है, कोई नहीं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हम बात करते हैं। डेफिनेशन देखना है, बुक खोलिए मिल जाएगा, सिंपल सी बात। मैं लिखूंगा आप स्किप ही करोगे, क्या फर्क क्या पड़ता है? डेफिनेशन आप बुक देख लीजिए, समझाने का अर्थ है ना जी। डेफिनेशन तो आप कहीं से भी पा लेंगे और वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ा जी हमारे में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर कोई ए वेक्टर ये है और कोई बी वेक्टर ये है और अगर वो एक ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, अब बात आई ऑर्डर में, उसी डेफिनेशन में से एक दो शब्द मुझे याद है। तो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि एक का हेड लगा हुआ है और दूसरे का पूंछ लगा हुआ है, किसी भी तरीके से एक का हेड लगा हुआ है, दूसरे का पूंछ अटैच्ड है जी, एक का हेड है और दूसरे का पूंछ अटैच्ड है, सिंपल सी बात। ये क्लियर हुआ? एक का हेड है दूसरे का पूंछ है, ये नहीं कि दोनों इस तरह से हेडेड आ जाए। एक ऑर्डर में अगर अरेंज्ड है तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मतलब जैसे रिजल्ट होता है ना कि आप जब एग्जाम देते हैं, आप जब एग्जाम देते हैं तो आपके मार्क्स कट कुटा के ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके एक अलग मैथमेटिक्स चाहिएगा, आपका रिजल्ट आएगा। तो इन्हीं वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस प्रकार से नहीं होगा, वो इस प्रकार से नहीं होगा, मतलब एक ऑर्डर पैटर्न फॉलो नहीं करेगा कि अगर ये इधर गया वो उधर गया तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। वो होगा कि अगर ये इधर गया वो उधर गया तो रिजल्टेंट उनके अपोजिट ऑर्डर में आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। मतलब ये अगर वे वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है तो दिस विल बी द एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सिंपल सी बात।
अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का समेशन है। इट डज नॉट मीन दैट द रिजल्टेंट इज द समेशन ऑफ ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर, इट नेवर मीन्स। ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कि इन दोनों के समेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन समेशन कैसे होगा ये अब डिस्कस हम करेंगे। सिंपल सी बात, मतलब आप लिख लीजिए, ये नहीं कि डायरेक्टली ऐड कर दिए ये 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, ये तो 7 न्यूटन हो जाएगा, कभी नहीं। ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों का एडिशन है जी, ठीक है, बहुत से। अब चलिए अब इससे कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए ए वेक्टर है हमारा और ये मान लीजिए बी वेक्टर है हमारा, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा जी, ये इधर आएगा, इसको बड़ा कर दिया जाए, ये इधर आएगा, ठीक है, क्लियर है बात, बहुत सही। ये है रिजल्टेंट। अब यहां पर क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये आपके स्कूल में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिए। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कहां बनेगा जी, तो ये इधर फेस कर रहा है, वो उधर मुड़ गया, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। ये तो मैंने कहते हुए आ रहा हूं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, इनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल। ये इधर देख रहा है और वो उधर गया, तो कितना एंगल मुड़ा जी, ये एंगल हो गया, सिंपल सी बात, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इसको मैं थीटा मान रहा हूं अभी के लिए। मैंने पढ़ा है कि cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ा है ना आपने। अच्छा, तो अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, ये हो जाएगा। अगर यही बेस है मेरा तो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, जो 90 डिग्री के सामने, यानी ये। सो बेस यानी मतलब बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा विल बी माई बेस। सो बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा मेरा बेस हो जाएगा, सिंपल सी बात। और वैसे ही मैंने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज क्या है, बी वेक्टर, मतलब सिंपली इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, बी इंटू साइन थीटा। क्लियर है बात। अच्छा, मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा है, तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मुझे ये दिख रहा है कि दिस इज एक्चुअली द हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसे अभी के लिए छुपा रहा हूं, तो अगर एक बड़ा सा ट्राइंगल है ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये भी हाइपोटेन्यूज ही है। सो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, सो इट इज अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सिंपल सी बात। हाइपोटेन्यूज का नीचे उसके सामने एसी का स्क्वायर कर देना है जी, अंडर रूट में, यही तो आ जाएगा। अब मैं बात करूं कि इसका बेस क्या है जी, तो a प्लस बी कॉस थीटा ही तो बेस है, a प्लस बी कॉस थीटा ही तो बेस है, सिंपल सी बात। तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही तो इसका फॉर्मूला है। बस इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी करिए, मैं मिटा रहा हूं यहां पे, और आगे हम डिराइव करेंगे। अब देखिए, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, अब सिंपल फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर यहां पर मैं देखूंगा ये a स्क्वायर प्लस बी, अब इसको दोनों को देखिए, दोनों पर देखिए, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, लगेंगे कि यार बी स्क्वायर तो दोनों जगह है। फिर और थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, जब एक दूसरे का हाथ छुएंगे तो उनको पूरा पास दिखने लगेगा कि कॉस स्क्वायर की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर तो 1 बना देते हैं जी। तो जी हाँ, तो बी स्क्वायर यहाँ पर सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉमन ले लेना है, क्योंकि इतिहास इनको याद आ गया, और 2ab कॉस थीटा। तो सिंपल सी बात है, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आ गया कि ये 1 हो गया जी, प्लस 2ab कॉस थीटा। और सिंपली मैं इस इक्वेशन से देख सकता हूं, ये याद रख लेना, आपको बहुत काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा। इस इक्वेशन से मुझे पता चल गया कि जो एडिशन है किसी वेक्टर का वो एंगल डिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग एंगल पर अलग अलग रिजल्टेंट मुझे मिलेगा, रिजल्ट मुझे मिलेगा दो वेक्टर के समेशन का। क्लियर होगी बात, ये बात क्लियर है ना जी, ये आपको याद रखना है। ये डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत आसान डेरिवेशन है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखा जाए क्या पढ़ना है हमें।
तो यहां तक हमने देख लिया। अब सिंपल सी बात है जी, अगर आपसे किसी ने कहा कि आपको 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड कर दीजिए, अगर किसी ने आपको ऐसे दे दिया कि ऐड 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, आप क्या करिए, पेन छोड़ दीजिए, गंगा नहा के आ जाइए वापस। सिंपल सी बात, नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको एडिशन किया हो, अगर किसी ने 7 न्यूटन लिख दिया तो कहिए हे प्रभु, आपसे बड़ा विद्वान इस ब्रह्मांड में कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ, जन्म ही नहीं आला किसी ने। अब नहीं निकाल सकते हैं दो वेक्टर को, आप तब तक नहीं जोड़ सकते हैं जब तक आपने एंगल ना निकाला हो, बिकॉज एडिशन ऑफ वेक्टर इज एंगल डिपेंडेंट। पहले चिल्ला के पिछले लेक्चर में मैंने बोला था एडिशन ऑफ वेक्टर इज एंगल डिपेंडेंट, बात खत्म। अब मान लीजिए एंगल मुझे पता चल गया, अच्छा ठीक है 0 डिग्री मेरा एंगल है, मान लो 0 डिग्री मेरा एंगल है, तो मान लीजिए ये 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, तो दोनों का समेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट आएगा जी। तो कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल सी बात, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री क्या होता है जी, साइन 90 के बराबर। साइन 90 क्या होता है जी, 1 होता है। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर 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 7 विल बी आवर आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए जी, 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 होता है 25, ठीक है, 16 प्लस 9 होता है 25। फिर 25 प्लस ये आपको क्या करना है जी, अरे रे रे रे, हाँ जी ठीक है, 25 प्लस आपको क्या करना है 24, 49, तो रूट 49 क्या होता है जी, 7 होता है, सिंपल सी बात। अब मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि अच्छा मान लीजिए एंगल आपका 90 डिग्री है, आपका एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपल फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे, यहीं पे मैं लगा देता हूं, मैं थोड़ा सा कामचोर आदमी हूं, तो कॉस थीटा के बदले यहां पर मैं 90 लिख दूंगा जी। अब फिर मुझे याद आएगा कि अच्छा 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 कॉस 90 होता है 0। अब कॉस 90 अगर 0 होता है तो ये हो गया अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि ये तो कंप्लीट 0 हो गया जी, ये कंप्लीट 0, तो ये क्या आ जाएगा 5, मेरा आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। मतलब 4 न्यूटन इधर है, 3 न्यूटन इधर है, दोनों का रिजल्टेंट तो यही आएगा। और मुझे याद आया कि इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये जो होगा ये भी 90 डिग्री है, तो ये जो होगा इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपल से यही चीज मुझे आने वाला है। तो एक टिक लिख लीजिए, टिक। एक बार क्या हुआ था कि एक कमेंट किया था किसी बच्चे ने कि आर्यन भैया इज सैवेज, कहना चाहते थे वो सैवेज, लेकिन लिख दिया था उन्होंने सीवेज। अब उन विद्यार्थी को ये नहीं पता था कि सैवेज ये होता है, और सिर्फ मात्र ए हटने से कितना बड़ा फर्क आ गया वो जो कहना चाहते हैं उसमें। अब सोचने का तो मैं भी ये भी सोच सकता था कि कहना तो यही बनना चाहता है, लेकिन नहीं जी, वीडियो तो ठीक ठाक था, उसमें थोड़ा सा मजाक हंसी मजाक हुआ था, मतलब कहना तो बंदा ये चाहता था, लेकिन कह दिया था इसने। ये इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने सैवेज को सीवेज कह दिया, इतना खतरनाक भाई साहब। हमने क्या किया, अच्छा चलिए चलिए आपकी भी अल्फ़ाबेट भाई 26 है, हम आपसे पूछेंगे कितने अल्फ़ाबेट है तो आप 26 ही कहेंगे, लेकिन होते तो कितने हैं जी, एक ही अल्फ़ाबेट होता है, 26 लेटर होते हैं, तो इसीलिए अब अपने ही हैं, क्या कहा जाए। इंग्लिश की भी क्लासेस जरूरी हैं आपके लिए। चलिए, तो ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब सवाल आया कि मैंने एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स तो निकालना आपको बताया कि ये कोई डायरेक्शन इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो एंगल यही होगा जी, यही है जो है उतना एंगल होगा। लेकिन अगर आपको रिजल्टेंट का एंगल जानना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर है 4 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन, और ये है हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। मुझे ये जानना है, मान लीजिए अल्फ़ा, और ये मान लीजिए 90 है, तो कैसे मैं निकालूंगा रिजल्टेंट का। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए कि अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स, यहां पर आपको क्या है, रिजल्टेंट साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। यही कहा था ना जी, अब बताइए क्लियर हुई बात। b साइन थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा में करना होता है, ठीक है। b साइन थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा में करना होता है, ये फॉर्मूला है जी। अब सवाल है कि ये b a क्या है, तो आप इसको मान लीजिए ये है b, इसको मान लीजिए ये है a। जैसे हमने पुराने एग्जाम्पल में बताया था कि ये वेक्टर और ये गिरा हमारे पास
इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो मैंने बताया था कि ये अगर आपका एंगल है तो इसके सामने वाला क्या हो गया, बी साइन थीटा हो गया। अभी आपको बताया था, अभी आपको बताया था सबसे पहले जो हम इक्वेशन कर रहे थे, और ये आपका हो गया कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। बी आपका ये वाला वेक्टर है, तो कंप्लीट ये साइड क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये हो गया बी साइन थीटा। तो उसी हिसाब से अल्फा जो होगा वो होगा tan इनवर्स बी साइन थीटा। तो मान लीजिए अभी के लिए बात करें तो वो क्या होगा जी, तो tan इनवर्स बी क्या है, मतलब 3 साइन 90 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी 4 प्लस 3 साइन, नहीं जी कॉस 90। फिर मुझे याद आया कि अच्छा साइन 90 तो 1 होता है, मतलब 3 डिवाइडेड बाई कॉस 90 तो भाई 0 होता है, मतलब 4, और यहाँ पर tan इनवर्स, अब ये जो है 3/4, ठीक है 3/4। क्लियर है बात? ओके, एक और केस की अगर हम बात कर लें, एक और केस की बात कर लेते हैं, उससे आपका एक ट्रिक बन जाएगा कि अगर ये 4 न्यूटन है और ये अगर 3 न्यूटन है, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? आपको देख के समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट जो है वो जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो आपका बनाएगा। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कैसे, कि मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, इधर से किसी ने 4 न्यूटन लगाया, इधर से किसी ने 3 न्यूटन लगाया, तो ब्लॉक उधर की तरफ 1 न्यूटन से बढ़ जाएगा। यही तो देख के लग रहा है आपको, सिंपल सी बात है। तो रिजल्टेंट की बात करें अगर हम उसके, तो वो क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 24, कॉस क्या है जी -1 है, माइनस, सिंपल सी बात। तो ये क्या हो जाएगा जी, 16 + 9 = 20, 16 + 9 = 25, 25 - 24 is 1, so √(1) is 1, बेसिकली 1 ही आएगा। तो ट्रिक एक याद कर लीजिए कि जब एंगल आपका 0 डिग्री हो और a प्लस बी करने को बोला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो सिंपली ऐड कर देना है, लिख लीजिए, सिंपली ऐड कर लेना है। अगर एंगल आपका 90 डिग्री हो और अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हो तो पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। और अगर थीटा आपका 180 डिग्री हो तो सिंपली a माइनस बी कर दीजिए, रिजल्टेंट आपको a माइनस बी ही मिलेगा, a माइनस बी, सिंपल सी बात। तो आज थोड़ा सा हमारा एनर्जी कम रहा, बीच बीच में मैं रुकता रहा क्योंकि पेन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो प्रयास रहेगा कि कल हम और एनर्जी से कंटिन्यू कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए। जय महाराज जी।